काफी सारे दोस्तों का सवाल है कि सबसे बेस्ट एसी कौन सा है, इन्वर्टर वाला या नॉन इन्वर्टर वाला, जो कि अपने फुल पावर के अंदर कूलिंग कर सके, चाहे वो टेम्परेचर गर्मी का 40 का हो या 45 का हो या 48 का हो, फुल गर्मी में भी प्रॉपर तरीके से कूलिंग दे। ऐसा कौन सा एसी है और ऐसा कौन सा एसी हम खरीदे जिससे पूरी तरह से कूलिंग हमें मिल सके? क्या वो नॉन इन्वर्टर है या इन्वर्टर है? तो चलिए मैं बताता हूं आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपए तक अमेजॉन कैश कमा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो है, इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखिए, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अमेजॉन कैश कमा सकते हैं। और इस वीडियो के जरिए जिन जिन दोस्तों को अमेजॉन कैश मिलता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि औरों को भी पता चले और वो भी आपसे प्रभावित हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टॉपिक ऑफ द डे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि सबसे बेस्ट एसी कौन सा है जो फुल टेम्परेचर में भी काम कर सके, मतलब 48 का टेम्परेचर हो या 40 का टेम्परेचर हो, उस कंडीशन में भी पूरी पावर के साथ में कूलिंग कर सके, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वो आप थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आपको बिजली के बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बिजली का बिल आपका ज़्यादा भी आ रहा हो, लेकिन आपको कूलिंग प्रॉपर चाहिए, तो सीधी सी बात है आप नॉन इन्वर्टर लीजिए। अगर आपको बिजली के बिल से प्रॉब्लम है कि हमें बिजली का बिल थोड़ा सा कम चाहिए और कूलिंग भी अच्छी चाहिए और ठीक ठाक चाहिए, तो मैं आपको इन्वर्टर एसी सजेस्ट करूंगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉन इन्वर्टर के बारे में। नॉन इन्वर्टर एसी जो है आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से कूलिंग देगा, चाहे आपके गर्मी का टेम्परेचर 40 का हो या 48 का हो, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से कूलिंग देगा, अपनी पूरी पावर के साथ में कूलिंग देगा। लेकिन इस केस में इसका बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आएगा। और दूसरी बात, मेंटेनेंस जो है इसका बहुत कम है। मतलब कि आप मेंटेनेंस में क्या मानते हैं, हर 2-4 दिन में फिल्टर को साफ कर करके लगाइए इंडोर यूनिट के, और आउटडोर यूनिट में अगर आपसे हो सके तो पानी डाल के कंडेंसर को साफ कीजिए, नहीं तो टेक्नीशियन को बुला के साफ करवाइए। तो मैं तो ज्यादातर यही सजेस्ट करूंगा कि गर्मी के दिनों में अगर आप रोज एसी चलाते हैं तो टेक्नीशियन को बुलाकर ही साफ करवाइए, क्योंकि उन्हें ही पता होता है कि किस तरह से सफाई करनी है और किस तरह से आपके एसी की कूलिंग अच्छे से आएगी। तो इसमें कोई भी मेंटेनेंस ज्यादा नहीं होता। और तीसरा, इसमें एरर प्रॉब्लम की जो समस्या आती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब कि कुछ एसी में एरर प्रॉब्लम जो आती है वो इंडोर यूनिट के वजह से ही आती है। जैसे कि मेरे यहाँ पे इंडोर यूनिट लग रहा है, अगर इसमें कोई कूलिंग कॉइल वाला सेंसर या रूम टेम्परेचर सेंसर खराब हो जाता है तो आपको एरर शो करेगा। अगर ब्लोअर मोटर जो हवा फेंकने वाली मोटर है वो अगर खराब हो जाती है तो एरर शो करेगा। अगर मोटर का कैपेसिटर खराब हो जाता है तो एरर शो करेगा। अगर पीसीबी में ही वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एरर शो करेगा, या रिमोट में कोई दिक्कत है तो एरर शो करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एरर बहुत कम आते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर भी आपको जो है कूलिंग पूरी तरह से पूरी पावर में प्रॉपर तरीके से कूलिंग करके देगा। और नॉन इन्वर्टर एसी को लगाने से आपको ज़्यादा शिकायतें नहीं आएगी, सिर्फ बिजली के बिल को छोड़ के, क्योंकि बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा। देखिए, अगर आपके कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो अपनी पूरी पावर के साथ में चलेगा जब तक उसमें टेम्परेचर नहीं आता, जब तक आपका कमरा ठंडा नहीं हो जाता, तो वो अब पूरी ताकत के साथ चलेगा। तो उस केस में आपके बिजली का बिल आएगा ही आएगा। अगर आपको बिजली के बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो जो है कमरा बिल्कुल ठंडा चाहिए, चिल्ड चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिजली का बिल चाहे 1000 का आए या 10,000 का आए, तो हमें तो जो है प्रॉपर कूलिंग चाहिए, तो उस केस में मैं आपसे यही कहूँगा कि नॉन इन्वर्टर ही एसी लगाएं, सबसे बेस्ट है। और प्राइस के मामले में भी सबसे कम है, मेंटेनेंस के मामले भी सबसे कम है। इसका मेंटेनेंस करना बिल्कुल ईजी है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है और हो सकता है मेंटेनेंस चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, जब भी इसकी सर्विसिंग करानी है या कुछ भी करानी हो तो टेक्नीशियन को बुला के ही कराइए, क्योंकि इसके आउटडोर यूनिट में भी पीसीबी लगी हुई होती है और इंडोर यूनिट में भी पीसीबी लगी हुई थी। इंडोर यूनिट में तो हर एसी में आपको पीसीबी मिलेगी, लेकिन आउटडोर यूनिट में अगर पीसीबी है तो इसका मतलब यह है कि आपका मेंटेनेंस बढ़ गया इसके अंदर। क्योंकि इंडोर यूनिट के एरर तो हमें समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 5-6 एरर जो आते हैं वो आएंगे। लेकिन अगर आउटडोर यूनिट में भी अगर पीसीबी लगा हुआ है तो आपके 5-6 एरर और बढ़ गए, मतलब कि एक साथ 10, 12, 15 एरर भी आ सकते हैं। अब इस केस में यहाँ पे पता नहीं चलता कि इंडोर यूनिट की पीसीबी खराब है कि आउटडोर यूनिट की पीसीबी खराब है, ये थोड़ी सी समस्या वाली बात हो जाती है। साथ ही साथ अगर आउटडोर यूनिट या इंडोर यूनिट में कोई भी पीसीबी अगर खराब हो जाती है तो यहाँ पे आपका खर्चा बढ़ जाता है। सपोज कीजिए इंडोर यूनिट की पीसीबी खराब होती है तो उसके साथ की मैच करने वाली पीसीबी नहीं मिलती, और यूनिवर्सल पीसीबी जो आती है चाइनीज वगैरह में,
वो पीसीबी इन्वर्टर वाले मॉडल में नहीं लगती। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं पे अगर नॉन इन्वर्टर वाले की अगर पीसीबी खराब हो जाती है तो चाइनीज पीसीबी आती है 1000-1500 रुपए तक, वो आप उसमें लगा देंगे तो भी आपका जो एसी है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इन्वर्टर एसी के अंदर। साथ ही साथ इन्वर्टर मॉडल के अंदर इतने सारे एरर है, इंडोर के अलग है, आउटडोर के अलग है, लेकिन इस चक्कर में जो है कई टेक्नीशियनों को समझ में नहीं आता। कई हमारे जो टेक्नीशियन भाई है वीडियो देख रहे हैं तो उनमें किसी को भी नए नए मॉडल में नए नए एरर के बारे में नहीं समझ में आता, और यहाँ तक कि जल्दी कंपनियां भी नहीं बताती, क्योंकि वो चाहती है कि बाहर के लोगों को ना पता चले, हमारे एम्प्लॉय को ही पता हो और हम ही उसे सही कर सके। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। मैंने देखा है कई बार कि जो कंपनी वाले जो टेक्नीशियन होते हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को रखते हैं, एक्सपीरियंस वाले लोगों को नहीं रखते जल्दी से। तो उनको तो चाहिए भाई साहब 12वीं पास चाहिए, बीए किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद में पास होना चाहिए, फेल हुआ तो नहीं चलेगा, साथ में ITI की डिग्री होनी चाहिए, मतलब इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जा कर के उनका वहाँ पे एडमिशन होता है। और बाद में पता चलता है कि उन्हें आता तो कुछ नहीं है, वो तो अभी ट्रायल के लिए आए हैं। देखिए, मैं इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ा रहा। ऐसे जो फ्रेशर होते हैं उन्हें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा किसी टेक्नीशियन के हाथ के नीचे पहले थोड़े दिन काम कीजिए, सीखिए, उसके बाद ही जो है आप अपने प्रैक्टिस करिए। और ऑनलाइन देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर में रह के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ में। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अकेले रह के जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। जो सबके सामने प्रैक्टिस करते हैं ना, उस समय कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि थोड़ी सी बेचैनी होती है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई तो क्या कहेंगे। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है नए टेक्नीशियनों के साथ में सीखते समय। तो इसलिए सबसे मैं यही कहूँगा कि पहले अकेले में सीखिए, सावधानी के साथ में जो सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए वो सारी चीज़ों को लेके चलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती बहुत नुकसानदायक हो सकती है। खैर छोड़िए, अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम है। अब काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि इन्वर्टर मॉडल को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बहुत खर्चा है इसमें, क्योंकि 10 से 12 हज़ार रुपये का तो आपको कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में 1500 से 2000 रुपये की आपको अलग से पीसीबी लगानी पड़ेगी इंडोर यूनिट में। अगर सपोज कीजिए इंडोर यूनिट की ब्लोअर जो मोटर है वो अगर डीसी निकलती है तो फिर आपको उसी के हिसाब से पीसीबी लगानी पड़ेगी। हो सकता है वो पीसीबी 2 से 2500 रुपये की आए, तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये के आसपास उसका खर्चा है, तब जाकर के इन्वर्टर मॉडल को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना तामझाम करने से बढ़िया है कि सीधी सी बात है भाई, 30-35 हज़ार रुपये का 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर मॉडल आते हैं, आराम से लीजिए। अब तो और सस्ते हो गए नॉन इन्वर्टर वाले, 28,000 25,000 स्टार्टिंग रेट है, ये 25,000 स्टार्टिंग रेट है, 28,000 30,000 और 35,000 3 स्टार में मिलेंगे आपको, 4 स्टार और 5 स्टार में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इन्वर्टर मॉडल में मिलेगा। तो ये मैंने देखा है कि बिजली बचाने के चक्कर में इन्वर्टर मॉडल तो निकाल दिए, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब लाइफ जो है इसकी बहुत कम है, ज़्यादा लाइफ तक ये नहीं चल सकते, क्योंकि आजकल कंपनियों ने एक फंडा निकाला है कि हम ऐसे अप्लायंसेस बनाए जिसे लोग है ना 2-4-5 साल से ज़्यादा ना चला सके और उसके बाद में नया ही खरीदना पड़े। तो ये एक पॉलिसी है, ये समझ जाइए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें आजकल ड्यूरेबिलिटी नहीं बना रही है प्रोडक्ट के अंदर, ताकि लोग जो है प्रतिदिन अपने आप को नई नई चीज़ों के साथ में अपग्रेड करते रहे, इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन बता दिए। अगर आपको बिजली के बिल से कोई दिक्कत नहीं है तो नॉन इन्वर्टर लीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आपको बिजली के बिल से दिक्कत है तो आप इन्वर्टर मॉडल ले सकते हैं, लेकिन आगे चल के उसके खर्चे बहुत आएंगे। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि जितना आपने बिजली का बिल बचाया लास्ट में जाके वो उसको कवर कर लेगा, ऐसा मैंने देखा है। एक नहीं, कम से कम 5-6 जनों को देखा है। मेरे यहीं पे कस्टमर है जो इन्वर्टर मॉडल ले लेके आज 2-3 साल के बाद में पछता रहे हैं, क्योंकि इतनी समस्याएं आती है उसके अंदर। अब उनका दिल करता है कि उसे निकाल के फेंके और दूसरा ही लगाएं। तो इस तरह से हमारे साथ में या किसी के साथ में समस्या ना आए, इसलिए आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि बिजली के बिल से अगर कोई दिक्कत नहीं है, अब तक चला ही रहे थे, इतने सालों से तो चला रहे थे। ये तो अब इन्वर्टर मॉडल जो अभी 2-3 सालों में आने लगे हैं, तभी तो हम इसके पीछे पड़े हैं, और अब तक तो हम बिजली के बिल दे भी रहे थे। अब हम जो है बिजली के बिल को थोड़ा सा बचाने के चक्कर में हम पुराने एसीओ को निकाल के नया एसी लगाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी यही समस्या है, ये आपको समझना होगा। बाकी मेरे हिसाब से आपके ऊपर है कि आपको कौन सा एसी पसंद है, इन्वर्टर वाला या नॉन इन्वर्टर वाला। कंडीशन क्या क्या है वो आपने यहाँ पे समझ ली। अगर आपको बिजली के बिल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉन इन्वर्टर लीजिए।
अगर आपको बिजली के बिल से प्रॉब्लम है तो आप इन्वर्टर लीजिए, बस 2-3 साल के बाद में चेंज ही करिएगा, रिपेयर मत करवाइएगा उसे, बस ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपके इंडोर यूनिट के अंदर कोई सेंसर वेंसर का प्रॉब्लम आता है तो सेंसर रिपेयर करवा लीजिए, सेंसर चेंज करवा लीजिए। अगर पीसीबी ही खराब हो जाती है, उसमें ही कोई दिक्कत आती है तो रिपेयर बिल्कुल मत कराइएगा। अगर कंप्रेसर भी खराब हो जाता है तो भी रिपेयर मत करवाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा है उसके अंदर। दूसरी बात, इन्वर्टर कंप्रेसर आपको मिलेंगे नहीं। अभी तक रेफ्रिजरेटर के इन्वर्टर कंप्रेसर मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी वालों को जब बोलते हैं हमारे फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो खराब हो गया, इन्वर्टर मॉडल का है, तो वो 10 दिन बाद 15 दिन के बाद में वो लगाते हैं, निकाल के ले जाते हैं पुराना। तो इस तरह की कंडीशन चल रही है अभी इन्वर्टर मॉडलों के अंदर, चाहे वो एसी हो या रेफ्रिजरेटर हो। ये चीज आप सोचिए, समझिए, और यहाँ पे जो मैंने कहना था वो मैंने आपको कह दिया, क्योंकि काफी सारे दोस्तों के सवाल थे। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आप सबको पता चल गया कि इन्वर्टर सही है या नॉन इन्वर्टर। अब ये आपको डिसाइड करना है। मेरे लिए तो नॉन इन्वर्टर सही है, क्योंकि सबसे बढ़िया चलता है, पूरी पावर के साथ में कूलिंग देता है, इसलिए मैं नॉन इन्वर्टर को ही थम्स अप दूंगा। बाकी आप देख लीजिए आपको किसको थम्स अप देना है। हालांकि मैंने इन्वर्टर मॉडल लगा रखा है, मेरे पास में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं एक टेक्नीशियन हूं, इसलिए मैं उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चला ही लूंगा। लेकिन आप में से कई लोग टेक्नीशियन नहीं है, अगर ख़राब हो जाता है तो अब आप समझ लीजिए कि आपके साथ में क्या हो सकता है, इसीलिए इस चीज़ को आपको समझना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और साथ ही दबाइए घंटी का बटन, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप वीडियो देख सको। और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।